Hey everyone, welcome back to The Political Sage, your go to place for understanding political concepts in a simple and interesting way. आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो इंडिया के पॉलिटिक्स का कोर पार्ट है, रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया. लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन कि रिजर्वेशन क्या होता है. ठीक है, होता क्या है रिजर्वेशन? तो रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी होती है. मतलब गवर्नमेंट कुछ स्पेशल प्रोविजंस देती है उन कम्युनिटीज़ को जो हिस्टोरिकली, सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड रही है. ठीक है, ये प्रोविजंस जो होते हैं मेनली एजुकेशन की फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब की फील्ड्स में हम देख सकते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस में दिए जाते हैं. और इसका एम होता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाए. तो ये समझ आ गया कि रिजर्वेशन क्या होता है. रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है. मतलब गवर्नमेंट कुछ स्पेशल प्रोविज़न देती है उन कम्युनिटीज़ को जो हिस्टोरिकली, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रही हो. अब हम देखेंगे, रिजर्वेशन देख लिया होता क्या है. अब हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड रिजर्वेशन, हमें रिजर्वेशन चाहिए क्यों. तो देखिए, जैसे एससीज, एसटीज और ओबीसी जैसी कम्युनिटीज़ को सेंचुरीज तक जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था. ये हम सब मानते हैं. उनको ना तो स्कूल्स में, ना ही जॉब्स में और इवन टेम्पल्स तक में एंट्री नहीं दी जाती थी. तो रिजर्वेशन उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देती है. ठीक है, जिससे वो अपना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर सके. अब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है रिजर्वेशन का? हाँ जी, बिल्कुल है. अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है. तो सबसे पहले आर्टिकल 15(4) में और 15 के 5 पार्ट में गवर्नमेंट को पावर मिली है जिसमें वो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, स्पेशली एजुकेशन की फील्ड में. ठीक है, और आर्टिकल 16(4) में ये रिजर्वेशन अलाउ करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बैकवर्ड क्लासेस के लिए. नाउ आर्टिकल 330 टू 342 ये एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए. ठीक है, मतलब जैसे एससी एसटी के लिए लोकसभा और विधानसभा में रिजर्व्ड सीट्स इस आर्टिकल के थ्रू मिलती है. तो अगर हम इसका समरी देखें कि रिजर्वेशन जो होता है एक जस्टिस बेस्ड पॉलिसी है जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को आगे लाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है. लेकिन पॉलिटिक्स में इसकी जर्नी जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स रही है, जिसको हम आगे नेक्स्ट जो है टॉपिक्स में पढ़ेंगे. लेट्स रिवाइंड टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया. बेसिकली ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ हम वो देखेंगे. हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो की थी. उसी के चलते 1932 में उन्होंने कम्यूनल अवार्ड को इंट्रोड्यूस करा था. इसके अंदर क्या था, जो माइनॉरिटीज होती हैं जैसे मुस्लिम्स, सिख्स और दलित्स, उसमें इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए गए. ठीक है, मतलब वो अपने कैंडिडेट्स खुद चूज़ कर सकते हैं. लेकिन गांधी जी इससे अग्री नहीं हुए. एंड देन केम दी पूना पैक्ट. अब पूना पैक्ट क्या था? तो हम सबको पता है पूना पैक्ट 1932 में आया और इट वाज एन वेरी हिस्टोरिक अग्रीमेंट. किस किस के बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में. अम्बेडकर जी चाहते थे कि दलित्स को अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिले, लेकिन गांधी जी ने इसे अपोज किया था. पर फाइनली बाद में आगे जाके कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और दलित्स को रिजर्व्ड सीट्स मिली, लेकिन विद इन द हिंदू इलेक्टोरेट. कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में देखते हैं, जैसे ज्योतिराव फूले और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ज्योतिराव फूले उन्होंने जो है सबसे पहले शूद्रास के लिए रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करी थी. ठीक है, उनका कहना था कि एजुकेशन और पॉलिटिकल पावर के बिना जो लोअर कास्ट्स हैं कभी ऊपर नहीं आ सकती. और जो B.R. अम्बेडकर थे
वो रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए चीफ आर्किटेक्ट थे। एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया ताकि दलित्स और जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको इक्वल फुटिंग मिल सके। इनिशियल जो इम्प्लीमेंटेशन हुई आफ्टर 1950 वो देखते हैं हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या हुआ। अब 1950s में रिजर्वेशन अप्लाई हुआ एससीज और एसटीज़ के लिए, ठीक है। 1950s में रिजर्वेशन किस किस के लिए अप्लाई हुआ था? एससी और एसटी के लिए, एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस में। पहले ये पॉलिसी सिर्फ 10 साल के लिए बनाई गई, ठीक है। ये जो पॉलिसीज़ बनाई गई एससी एसटीज़ के लिए ये सबसे पहले सिर्फ 10 साल के लिए बनाई गई, बट बिकॉज इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्टेड इसको बार बार एक्सटेंड किया गया, ठीक है। फिर भी इनइक्वालिटी जो है एग्जिस्ट करती थी इसलिए इसको बार बार एक्सटेंड किया गया। तो ये जो रिजर्वेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा जिसमें ब्रिटिश पॉलिसीज़, गांधी अंबेडकर पैक्ट और रिफॉर्मर्स का विजन सब इंक्लूड हुआ, हमने देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जो किसके अंदर आते हैं? आर्टिकल 15 के पार्ट 4 में। अब जो आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल है, ये कहता है कि स्टेट स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है फॉर एडवांसमेंट ऑफ एससीज, एसटीज और ओबीसीज, स्पेशली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये रिजर्वेशन जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे भी लागू होता है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मद्रास और क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेजेस। तो आपको समझ आया क्या कि आर्टिकल 15(4) कहता है कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है अगर वो एडवांसमेंट चाहता है एससी, एसटी और ओबीसीज के लिए, और स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है यहाँ पे। और जब 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो उसके बाद ये जो रिजर्वेशन है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी लागू कर दिया गया। नाउ अब हम देखेंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 पार्ट 4। आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आर्टिकल 16(4) का वो बहुत ही काफ़ी बड़ा रोल है उसके अंदर, ठीक है। जब भी आप, अगर कोई आप में से सरकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो आपको पता होगा कि ये जो आर्टिकल 16(4) है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गवर्नमेंट जॉब्स में, क्योंकि ये रिजर्वेशन अलाउ करता है। ये आर्टिकल जो है ये अलाउ करता है रिजर्वेशन को, किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में। हम देखते हैं ना गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन है, तो वो इस आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 16(4) के अंदर आता है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये रिजर्वेशन है जो हु आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेटेड, ठीक है। तो ये एक अफर्मेटिव एक्शन है ताकि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें भी सोशल जस्टिस बनी रहे। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए कि आर्टिकल 15(4) के अकॉर्डिंग स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है एससी, एसटी और ओबीसीज के एडवांसमेंट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें भी रिजर्वेशन है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 16 पार्ट 4 के तहत बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन है हु आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेटेड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के बारे में। पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरत है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? एससी और एसटीज़ के लिए सीट्स रिजर्व कर दी। हमने हर जगह देख लिया रिजर्वेशन है, एजुकेशन में रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन है, तो पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए इन कास्ट कम्युनिटीज़ को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है एससी और एसटीज़ को सीट रिजर्व करके दे दी, जिसमें आर्टिकल 330 जो है वो उसके तहत लोकसभा में रिजर्वेशन मिलती है, और आर्टिकल 332 के तहत स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है।
समझ आ रहा है कि आर्टिकल, ये याद रखना, आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में रिजर्वेशन मिलता है और आर्टिकल 332 के तहत स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन मिलता है। अब इससे इंश्योर होता है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है उनकी वॉइस पार्लियामेंट और विधानसभा तक पहुँचे। अब हम देखेंगे आर्टिकल 343D के बारे में और आर्टिकल 343T के बारे में। ये जो रिजर्वेशन होता है ना, ये सिर्फ नेशनल लेवल तक लिमिटेड नहीं है, ये हम सबको पता है। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कैसे है वो देखेंगे। आर्टिकल 243D जो है SC ST और वुमेन के लिए ग्राम पंचायत में रिजर्व सीट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, याद रखना आर्टिकल 243D जो है SCs STs और वुमेन को रिजर्व सीट्स देता है, कहाँ पे? ग्राम पंचायत में। और आर्टिकल 243T सेम चीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में और अर्बन बॉडीज़ में देता है। तो ये लोकल लेवल पे इंक्लूसिव गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है। अगर हम देखें तो हमें समझ आया कि 4 टाइप के आर्टिकल्स देखे हमने। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आर्टिकल 15(4) जो SC STs OBCs को एडवांसमेंट के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है इस आर्टिकल के तहत। फिर हमने देखा आर्टिकल 16(4) जिसमें जो है रिजर्व सीट्स होती है गवर्नमेंट जॉब्स में बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर हमने देखा आर्टिकल 330 जो लोकसभा में रिजर्वेशन देता है और आर्टिकल 332 जो स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। फिर हमने देखा आर्टिकल 243D जो SCs STs और वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स प्रोवाइड करता है ग्राम पंचायत में। और आर्टिकल 243T सेम चीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में और अर्बन बॉडीज़ में प्रोवाइड करता है। नाउ अब हम समझ लेते हैं मंडल कमीशन के बारे में। आई नो ये लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग कि मैंने जो भी चीज़ समझी है इंटरनेट से वो इसमें मैं कवर करूँ, जिससे इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके हमें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मंडल कमीशन था क्या। 1979 में जनता पार्टी गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया। ठीक है, उसको हेड किसने करा? BP मंडल जी ने उसे हेड करा। इस कमीशन का काम क्या था? तो जो बैकवर्ड क्लासेस है उसका स्टेटस एक्सेस करना और उनके लिए रिकमेंडेशंस देना इसका काम था। इसका रिजल्ट क्या निकला? तो कमीशन ने रेकमेंड किया कि 27% रिजर्वेशन हो OBCs के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, उसके बाद 1990 में सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रामेटिक चैप्टर आता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो जब 1919 में उस टाइम पे जो हमारे PM थे VP सिंह जी, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया और इसके तुरंत बाद ही भारत में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट शुरू हो गया। स्टूडेंट्स ने अपने सर्टिफिकेट्स जला दिए, सड़कों पर आंदोलन हुए और कई जगह तो सेल्फ इमोलेशन अटेम्प्ट्स तक हुए। लेकिन पॉलिटिकल करेज दिखाते हुए VP सिंह ने डिसीजन वापस नहीं लिया। अब मंडल कमीशन के बाद इंडियन पॉलिटिक्स का लैंडस्केप ही बदल गया। ठीक है, इस मंडल कमीशन का इम्पैक्ट जो है इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या हुआ, अब हम वो देखते हैं। OBC की जो आइडेंटिटी थी एक पॉलिटिकल फोर्स बन गई और जो रीजनल पार्टीज़ थी जैसे कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जिन्होंने बैकवर्ड कास्ट का स्ट्रॉन्ग वोट बेस बनाया, इससे क्या हुआ, जो अपर कास्ट डोमिनेंस था वो टूटने लग गया और सोशल जस्टिस जो थी वो एक सेंट्रल पॉलिटिकल इशू बन गया। अभी तक जो मैंने समझाया वो आई गेस समझ आया होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। इंदिरा सोनी केस 1992। अब बात करते हैं जुडिशरी की। ठीक है, 1992 में जो इंदिरा सोनी थी यूनियन ऑफ इंडिया
केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल रिपोर्ट के रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऐड करी उसमें उन्होंने क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन की कंडीशन रखी, यानी ओबीसीज के वो लोग जो इकोनॉमिकली और सोशली आगे बढ़ चुके हैं उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ये कंडीशन लगाई थी। हमें समझ आ रहा है कि क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन उन्होंने करा, मतलब जो ओबीसी में भी जो इकोनॉमिकली और सोशली लोग अच्छे हैं उनको इस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन्होंने ये कंडीशन रखी। तो हमें समझ आया इसके 4 मेन पॉइंट्स। पहले मंडल कमीशन आया, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने 1979 में एक कमीशन बनाई जिसको हेड करा बीपी मंडल जी ने, और उसका रिजल्ट क्या आया, उन्होंने रेकमेंड करा कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए ओबीसीज को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। फिर 1990 में जो वीपी सिंह जी थे, जो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। उसकी वजह से हमारे भारत में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बच्चों ने अपने सर्टिफिकेट्स जला दिए, सड़कों पर आंदोलन हुए, और लेकिन जो पॉलिटिकल करेज दिखाते हुए वीपी सिंह जी ने अपना डिसीजन वापस नहीं लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो मंडल कमीशन का इम्पैक्ट हमारे इंडियन पॉलिटिक्स पे पड़ा, जिससे जो अपर कास्ट डोमिनेंस था वो टूटने लगा और सोशल जस्टिस जो एक सेंट्रल पॉलिटिकल इशू बन गया। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट समझा जिसमें उन्होंने कंडीशंस लगाई क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया। 2019 में गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, जिसको ईडब्ल्यूएस बोल रहे हैं हम। ओके, बट ट्विस्ट ये था कि ये रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के उन लोगों के लिए था जो फाइनेंशियली वीक थे, लेकिन जिनके पास कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है। अब इसके लिए एलिजिबल कौन था? ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए एलिजिबल कौन था? एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करा था इन्होंने बोला कि फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख पर ईयर, लैंड लेस देन 5 एकर्स और फ्लैट लेस देन 1000 स्क्वायर फीट। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो SC ST OBCs इसमें एलिजिबल नहीं थे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है वो होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या था। तो पहली बार रिजर्वेशन कास्ट के बजाय इनकम के बेसिस पर जो है ये करा गया। इससे जो मिडिल क्लास की जो जनरल कैटेगरी फैमिली के कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश करी गई। ठीक है, इट वाज सीन एज ए मूव टुवर्ड्स इकोनॉमिक जस्टिस, कि इकोनॉमिकली भी जस्टिस होनी चाहिए। ठीक है, बट क्रिटिसिज्म भी है इसका कि इस जो अमेंडमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रूल किया था कि रिजर्वेशन का टोटल लिमिट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा के बाद ये लिमिट 60% हो गया। समझ रहे हैं आप कि उन्होंने पहले बोला था कि रिजर्वेशन का जो टोटल लिमिट होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस कोटा आ गया तो अब वो 60% प्लस हो गया। क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि ये जो स्टेप है सोशल जस्टिस की फिलॉसफी को डाइल्यूट करता है। ठीक है, क्योंकि कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन अभी भी रियल इशू है।
नेक्स्ट हम देखेंगे रिजर्वेशन और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के डीप कनेक्शन को। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं, अगर हम देखें इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे कास्ट और रिजर्वेशन हमारे यहाँ पे जो एक पावरफुल टूल बन जाता है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज कोटा प्रॉमिस करती ही है, स्पेशली बैकवर्ड कास्ट, SC/STs, और रिसेंटली तो EWS के ग्रुप को भी टारगेट बनाया गया। इससे जो है वोट बैंक बनता है, और रिजर्वेशन जो है एक पॉलिटिकल वेपन बन जाता है इंस्टेड ऑफ सोशल टूल। नाउ एक्सपेंशन की डिमांड। अब कम्युनिटीज़ जैसे कि जाट्स, मराठास, पाटीदार्स, गुज्जर्स, इन्होंने भी OBC स्टेटस और रिजर्वेशन की डिमांड करी है। फिर हम देखेंगे कास्ट सेंसस डिबेट को, मतलब पॉलिटिकल डिमांड्स फॉर कास्ट बेस्ड सेंसस टू रैशनलाइज रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनल पार्टीज रोल। पार्टीज जैसे कि DMK, BSP, SP, RJD, ये एक पॉलिटिकल बेस बिल्ड करती है अराउंड कास्ट एंड रिजर्वेशन पॉलिटिक्स। नाउ जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है जुडिशियल इंटरवेंशन इनको लेकर। आई नो लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है, बट ट्रस्ट मी ये लेक्चर जो है बहुत ही प्रिसाइज वे में मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें नोट डाउन करी है, और ये सिर्फ हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से नहीं, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप इसे समझेंगे तो आपको इंटरेस्ट इसमें आएगा। और लेट्स स्टार्ट। कुछ केसेस हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। इंदिरा सोनी केस, इसके बारे में हमने अभी ऊपर भी देखा था। इट वाज द गेम चेंजर, 1992 में ये आया था। सबसे बड़ा लैंडमार्क केस था ये। इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको मंडल केस भी कहते हैं। कोर्ट ने बेसिकली इसमें 3 मेजर रूलिंग्स दिए थे। पहला, जो रिजर्वेशन लिमिट है वो 50% तक ही होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। सेकंड, क्रीमी लेयर एक्सक्लूडेड, यानी सोशली एडवांस्ड OBCs को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और जो थर्ड पॉइंट था वो था नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। ऑल्दो जो ये लेटर केसेस हम पढ़ेंगे उसमें इस पॉइंट को मॉडिफाई किया गया। ओके, जो नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी, M नागराज केस, जो मैंने बताया था कि मॉडिफाई किया जाएगा इस नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन है इन प्रमोशन अलाउड है, बट विथ कंडीशंस। अब इसमें कुछ कंडीशंस लगा दी गई, इसको अलाउ कर दिया गया और कुछ कंडीशंस लगा दी गई। क्या कंडीशंस थी? कि प्रूव बैकवर्डनेस ऑफ द ग्रुप, शो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, और इंश्योर दैट इट डज नॉट हार्म एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। मतलब ब्लाइंडली कोटा देना अलाउड नहीं है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट केस है वो है जर्नल सिंह केस, 2019 का ये केस है। इस जजमेंट ने एक और इम्पॉर्टेंट रूलिंग दिया, बहुत अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्रीमी लेयर रूल SCs STs पे भी अप्लाई होगा, स्पेशली इन प्रमोशंस। कोर्ट ने बोला कि इवन अमंग दलित्स और आदिवासीज, जो लोग सोशली और इकोनॉमिकली एडवांस हो चुके हैं, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स नहीं मिलना चाहिए इन प्रमोशंस। इट वॉज अ वेरी बिग स्टेप इन बैलेंसिंग सोशल जस्टिस विद मेरिट। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022, जो EWS वर्डिक्ट था। सबसे रीसेंट और डिबेटेड जजमेंट है ये हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया था 103rd अमेंडमेंट को, जो EWS कोटा इंट्रोड्यूस करता है। 10% EWS रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। किसको? 10% EWS रिजर्वेशन को। इवन
इफ़ टोटल कोटा लिमिट्स 50% क्रॉस हो जाए, मतलब हमने देखा था ऊपर उन्होंने बोला था कि सिर्फ 50% ही जो लिमिट रहेगी, बट फिर भी उन्होंने EWS को 10% रिजर्वेशन दिया, चाहे तुम 50% को क्रॉस कर जाओ। ये जो डिसीजन था ये एक न्यू चैप्टर था, मूविंग फ्रॉम कास्ट बेस्ड टू इकोनॉमिकली बेस्ड अफर्मेटिव एक्शंस। अब हम देखेंगे चैलेंजेस इन रिजर्वेशन पॉलिसी। आई नो थोड़ा टॉपिक लॉन्ग जा रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आपको हर टॉपिक थोड़ा डिटेल्ड वे में मैं समझा दूँ। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ओवरलैपिंग क्लेम्स, मतलब कोटा का जंगल। सबसे बड़ा चैलेंज है अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच क्लैशेस। ठीक है, एग्जाम्पल OBC वर्सेस EWS, दोनों जो है कोटा चाहते हैं लेकिन सीट्स लिमिटेड है। मराठास वर्सेस SCs, दोनों अपने अपने बेनिफिट्स को लेकर आपस में टकराते हैं, ये जो SCs और मराठास हैं वो। इस वजह से जो पॉलिटिक्स है और सोशल टेंशन है वो बढ़ जाती है। तो समझ आया ओवरलैपिंग क्लेम्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कास्ट वर्सेस इकोनॉमिक क्राइटेरिया डिबेट, मतलब डिबेट्स ऑन वेदर रिजर्वेशन शुड बी कास्ट बेस्ड और इकोनॉमिक बेस्ड। तो ये बहुत बड़ा सवाल था कि रिजर्वेशन होना चाहिए कास्ट के बेसिस पर या फिर इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर। तो कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन हिस्टोरिकली इनजस्टिस को एड्रेस करता है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ये इनजस्टिस को एड्रेस कर रहा है, और जो इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन है वो पॉवर्टी को टारगेट करता है। इस डिबेट ने पॉलिटिक्स और पॉलिसीज को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। उसके बाद हम देखते हैं क्रीमी लेयर मिसयूज, बेनिफिट्स ऑफ ऑफन cornered by economically better off within backward communities. Inadequate representation. Despite quotas, true representation of SC, STs and OBC in higher judiciary, private sector and allied institutions remains low. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दी पॉलिटिकल सेज को, और कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी का फ्यूचर कैसा होना चाहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।